नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, अपनी वर्तमान जन्म कुंडली से हम कैसे अपनी पूर्व जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं, आज का विषय यही है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, और मैं जानता हूं आप मेरे दर्शक हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली रटी रटाई याद है। और अपनी जन्म कुंडली को, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, एक जन्म कुंडली का निर्माण है। मकर लग्न की कुंडली देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और मंगल चतुर्थ में, केतु चंद्रमा की युति पंचम में, शनि सूर्य और बुध सप्तम में, शुक्र अष्टम में और राहु एकादश में। इस कुंडली में आप अगर गौर करें तो पूर्व जन्म की कुंडली का निर्माण कैसे करना है, तो देखिए कि शनिदेव कहां बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में। जहां पर आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं उसे आप पूर्व जन्म कुंडली का लग्न समझिए। यहां देखिए मैंने ठीक वही विधि अपनाई है। शनि सूर्य और बुध कर्क राशि में बैठे हैं, सो कर्क लग्न की मैंने कुंडली बना दी है। और बाकी के ग्रहों को यथावत देखिए। शुक्र यहां भी 5 में है, यहां भी 5 में। राहु अगर आप देखें तो वृश्चिक में, यहां भी ठीक सारे ग्रह वैसे ही। प्रिय दर्शकों, मैं सबसे पहले तो बता दूं, यह विधि महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी संत, या कहिए कि संत ज्योतिषी एच.एन. काटवे जी ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में सविस्तार बताया है, शनिदेव को लग्न में रख करके अपनी वर्तमान जन्म कुंडली के आधार पर। प्रिय दर्शकों, यहां एक और बात मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास एक विधि और भी है। ज्योतिष शास्त्र ने पंचम भाव को पूर्वजन्म का द्वार कहा है। फलतः अगर हमें अपने पूर्वजन्म की कुंडली का निर्माण करना है तो एक विधि यह भी है कि हम अपने पंचम भाव को लग्न में रख लें। यानी अगर इसी कुंडली से मुझे पूर्वजन्म की कुंडली का एक निर्माण की एक दूसरी विधि बतानी है तो मैं 5 नंबर में अगर आप देखें तो केतु चंद्रमा बैठे हैं, तो वृषभ लग्न की एक नई कुंडली का निर्माण करूंगा और फिर वो पूर्वजन्म की कुंडली बनेगी। प्रिय दर्शकों, एक प्रश्न खड़ा होता है यहां पर, एक यक्ष प्रश्न, कि आखिर हमें जरूरत क्या है कि हम अपने पूर्वजन्म की कुंडली को देखें, जानें और समझें। सही है, हम आज की जो परेशानियों में हैं, जूझ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है कि अब हम पूर्वजन्म को भी देखने लगे। मैं अगर 100 लोगों को लाइन में खड़ा करूं, 100 लोगों को, और 100 से मैं कहूं कि आप बचपन से लेकर के अब तक अगर आपको मौका मिले कि आप पीछे जाकर के अपनी कोई एक भूल सुधार आइए, एक भूल, मैं दावा करता हूं 100 के 100 लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हां, मैं वो भूल सुधारना चाहूंगा। जरा सोच के देखिए कि इस जन्म में जबकि हमें याद है, एक मौका मिले तो 100 के 100 लोग तैयार हो जाएंगे अपने इसी जन्म के उस भूल को सुधारने के लिए जो प्रारंभ में हमसे हो गई है। निसंदेह ये एक मौका हो सकता है अगर हम अपने पूर्वजन्म की कुंडली को कुछ भी उसके बारे में समझ सकें, उसमें बदलाव कर सकें। प्रिय दर्शकों, कल का कार्यक्रम अगर आपने देखा था तो मैंने राहु की चर्चा की थी। मैंने बताया था कि न्यायाधीश है यदि शनिदेव, तो राहु वो जल्लाद है जो हमें फांसी की सजा देगा, फांसी पर लटकाएगा। यानी जो भी परिणति है, जो दंड है, वो देने का काम राहु करेंगे। प्रिय दर्शकों, एच.एन. काटवे जी ने अपनी पुस्तक में जो उन्होंने अपने पूर्वजन्म की चर्चा की है, उसमें मूलतः उन्होंने ग्रहों के प्रभाव से ज्यादा भावगत राशि के प्रभाव पर जोर दिया है, और उसी के आधार पर उन्होंने अपने पूर्वजन्म की बातें बताई हैं। मैं समझता हूं कि यह इतना आसान नहीं है। संभवतः वो संत थे, और संत होने के नाते उन्होंने अपने क्षमता का इस्तेमाल करके अपने पूर्वजन्म की बातें उस पुस्तिका में लिखी हुई हैं।
निसंदेह ज्योतिष में अगर इस बात का रिसर्च हम करें और गहराई से समझें तो हम कुछ हद तक चीजों को समझ जाएंगे। आने वाले दिनों में राशिफल में लगातार आप पूर्वजन्म की चर्चाएं सुन रहे हैं और सुनते जाएंगे, जिसमें देवगुरु बृहस्पति की चर्चा चल रही है। मैं बाकी के हर ग्रह की चर्चा प्रत्येक भाव में कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, यह आपको बताने जा रहा हूं। हर ग्रह की हम चर्चा करेंगे। इससे हमें बहुत हद तक हमारे पूर्वजन्म की बात समझ में आएगी और संभव है कि हमसे अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो हम उसको सुधारेंगे। कल ही के कार्यक्रम को लीजिए, मैंने आपको राहु के बारे में बताया था कि यदि उनकी दृष्टि भाव, भावपति या भावकारक पर है तो कैसे वो हमें पीड़ा दे रहे हैं इस समय वर्तमान जीवन में। प्रिय दर्शकों, ऊपर जो कुंडली आप देख रहे हैं, एक इस कुंडली का मैं अध्ययन करने आपके सम्मुख नहीं आया हूं, बस इतना बताना चाहता हूं। एक आम व्यक्ति की जन्म कुंडली है जिनका जीवन सामान्य है, पत्नी है, बच्चा है, एक बच्ची है, खुश हैं अपने जीवन काल में, लेकिन थोड़ा जूझ रहे हैं, संतति को लेकर के बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी कोई खासा उनका सुखद नहीं है, उदासीन ही है। अब अगर काटवे जी के आधार पर हम देखें तो यह मकर लग्न की कुंडली इनके वर्तमान जीवन की है और शनिदेव सप्तम में। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनकी कुंडली में शनिदेव बकरी हैं। आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूर्वजन्म की कुंडली का निर्माण कैसे करना है। यह विषय गहन है और एक बार में मैं आपको 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकूंगा, समय लगेगा और इस पर लगातार जब हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे तो और यह विषय खुलकर हमारे सामने आएगा। तो आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव में बैठे हों, क्योंकि मैंने इस विषय को अपनी भी कुंडली पर आजमा करके उसको समझने का बहुत हद तक प्रयत्न किया। मैं जानता हूं कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने पूर्वजन्म में कैसी स्थिति में था उसके बारे में जान जाऊं, लेकिन अगर आज की वर्तमान कुंडली मेरी ऐसी है तो निसंदेह पूर्वजन्म में स्थितियां कुछ हद तक ऐसी रही होंगी जिसके चलते आज वर्तमान कुंडली ये है। क्योंकि अगर मैं आपको इन विषयों की चर्चा करके बता रहा हूं कि हमारी चाहते, हमारी आत्मा किस चीज में फंसी थी, तो कहीं ना कहीं ये पूर्वजन्म का संबंध है इसमें। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव को ढूंढिए, वो किस भाव में बैठे हैं। शनिदेव जहां बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसी राशि को लग्न में शनिदेव के साथ बाकी के ग्रहों के साथ जैसे मैंने बैठाया हुआ है, सभी ग्रहों को बिठा दीजिए। बन गई आपके पूर्वजन्म की कुंडली। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे भी दर्शक हैं जो कहेंगे कि मेरे कुंडली में शनिदेव लग्न में ही बैठे हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके पूर्वजन्म की कुंडली भी आपकी यही वर्तमान कुंडली है। सवाल उठता है कि यह संभव है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्रहों की स्थितियां कभी एक जैसी थी ही नहीं, कालांतर में लगातार बदलती गई हैं और बदलती जाएंगी। तो फिर ये पूर्वजन्म की कुंडली नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हुई। समझने का प्रयत्न करिए। विषय ये है ही नहीं कि हम पूर्वजन्म की कुंडली का निर्माण कर लें। प्रिय दर्शकों, जो बीत गया है अब उसे उसी तरह से नहीं बनाया जा सकता। संभव है कि यह सृष्टि अगर भगवान राम को भी पुनः बनाना चाहे तो उसी तरह से नहीं बना सकती है, अब उसमें फेरबदल होगा। वैसे ही ग्रह स्थितियां अब हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, इसीलिए काटवे जी ने ज्यादा मंथन ग्रहों से की अपेक्षा राशि पर किया है। वहां पर यह मायने की बात है, यह समझने की बात है। संभवतः आने वाले दिनों में मैं आपके आने वाले जन्म की कुंडली का हम जिक्र कैसे इसी कुंडली से कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको आने वाले दिनों में मैं पंचम भाव से कैसे चक्र बनाया जाएगा यह भी बताने जा रहा हूं। लेकिन मूल मुद्दा यह नहीं है कि हम बिल्कुल वही पूर्वजन्म की कुंडली का निर्माण करके बैठे, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रह कालांतर में बदलते जा रहे हैं और फिर बदल जाएंगे, तो उस कुंडली का निर्माण अब संभव नहीं है। फिर हमें जानना है कहां गलती हुई है। प्रिय दर्शकों, अगर काटवे जी के आधार पर देखें तो यह मकर लग्न का जातक, आप मकर लग्न की कितनी चर्चाएं मुझसे सुन चुके हैं। वैसे मैं एक और चर्चा किया करता हूं कि कर्क, वृश्चिक, मकर, ये 3 ऐसे लग्न हैं जिनके जातक बहुत सुखद दाम्पत्य, संतति इत्यादि देखने के लिए नहीं आए हैं। ये पूर्वजन्म में भी संत थे और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं संत ही रहे हैं। अब एक उदाहरण से देखें तो ये वर्तमान समय में एक उदासीन जीवन जी रहे हैं। कुछ अपनी इनकी परेशानियां हैं, चाहे वो कन्या संतति है इनको इत्यादि, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ अलगाव सा ही है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे उसको। आप उदाहरण समझ सकते हैं, यहां पर स्थिति देख ही सकते हैं। मैंने कल उदाहरण दिया था कि राहु की दृष्टि पड़ रही है और संभवतः आपने कुछ किया होगा, गलती की है, स्त्री का अपमान किया है और वही स्त्री पुनः इस जन्म में भी आकर के आपके साथ एक काटवे जी के ही आधार पर इन्होंने भी बताया इस विषय को कि जो इस जन्म में स्त्री है वो अगले जन्म में पुरुष संभव ही नहीं है। इन्होंने एक चक्र बनाया है,
और बहुत अच्छा विषय है ये कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री में बदल सकते हैं, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो संभवतः कई बार जब आप पुरुष हैं तो अगले जन्म में भी पुरुष, पिछले जन्म में भी आप पुरुष ही थे। उस अवस्था में जो आपकी स्त्री थी, इस जन्म में भी स्त्री बनना, आपके साथ जब आपने जो दुर्व्यवहार किया या बर्ताव किया उसका आपके साथ भी करना। अगर कर्क लग्न के जातकों की बात करें तो इनका जीवन कहीं ना कहीं उदासीन ही होता है। गौर करिए तो इनके दसम भाव में देव, गुरु, बृहस्पति और मंगल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम पूर्वजन्म की कुंडली की बात करें तो नवम पति बनकर के जाकर के बैठे हुए हैं। शनिदेव अष्टम पति बनकर के इनके लग्न में बैठे हैं। सो इनका पिछला जन्म भी उदासीन वृत्ति में ही रहा होगा। संभव है बहुत ज्यादा अपने जीवन साथी का इन्होंने ध्यान न रखा हो। फलतः इस जन्म में जरूरी नहीं है कि इन्होंने अपने जीवन साथी की हत्या कर दी हो, जरूरी नहीं है कि जीवन साथी के साथ इन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया हो, संभव है बहुत ध्यान न दिया हो, उदासीन वृत्ति उनकी तरफ से रखा हो। अब इस जन्म में कुंडली उल्टी पड़ गई है और जीवन साथी का जो स्वभाव है वो इनको मैच नहीं कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि हमारी जो चाहते हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हर जन्म में हमारे साथ वैसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि शरीर मर रहा है। ये भीतर जो बोल रहा है वो तो नहीं मर रहा है, हम भूल जा रहे हैं क्योंकि हम इस शरीर में हैं, और शरीर के साथ जो घटनाएं घटित हो रही उसको हम याद अभी रखें फिर भूल जा रहे हैं। लेकिन वो नहीं भूल रहा, उसको याद है हमने पिछली बार में क्या किया था, हम आगे अभी क्या करेंगे वो भी उसको याद है। लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हम बहुत सी घटनाओं को लगातार अपने दिमाग में समेट करके नहीं रख सकते हैं। अगर हम बहुत सी घटनाओं को यहां दिमाग में अगर रखेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए हमारे दिमाग से घटनाएं भूलने लगती हैं। अब आपको क्या करना है, आज जो मैंने विधि आपको बताई, मुख्य विषय आज था विधि बताना। अब ये विषय बहुत गहन का है, रिसर्च का। इस पर आने वाले दिनों में लगातार, पहले तो राशिफल में आप लगातार, जब मैं गुरु का, बाकी के ग्रहों का पूर्व जन्म से संबंध जोड़ करके आपको बता रहा हूं तो उसको देखिए। फिर आने वाले दिनों में कुंडलियों का अध्ययन, और कुंडली अध्ययन में हम पूर्व जन्म की बातों को और समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, नए दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, अब जरा गौर करिए कि कर्क लग्न की चर्चा मैंने कितनी बार नहीं की है, कर्क के स्वभाव को कितनी बार नहीं बताया है। अब जरा सोच के देखना हमें है कि ये जातक पूर्वजन्म में कर्क लग्न था, भावुक था, भावना प्रधान था, थोड़ा उदासीन भी था। अब इस जन्म में इस जातक को क्या मिल रहा है, कैसी स्थिति है, ये आप इस कुंडली पर इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि पूर्वजन्म एक बहुत गहरा रहस्य है। सो आप सबसे ज्यादा बेहतर किसके बारे में जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे बेहतर किसके बारे में जानते हैं? अपने बारे में जानते हैं। अब अपना चक्र बनाइए, शनिदेव को ऐसे ही रखिए और फिर अपने बारे में सोचिए। अपने लग्न को जन्मांक के आधार पर और पूर्वजन्म की कुंडली के आधार पर सबसे पहला काम आपको करना है लग्न को साधना। इस लग्न को अगर आप समझने लगेंगे तो बहुत हद तक आपको अपना नेचर समझ में आएगा कि पूर्वजन्म का आपका नेचर कैसा था, इस जन्म का ऐसा हमारा नेचर कैसा। अब ये तो कुंडली मान लीजिए कि कर्क लग्न की थी, शनिदेव सप्तम में बैठे थे, मिलता जुलता आ गया। सपोज कीजिए कि मेष लग्न की कुंडली और शनिदेव बैठे हुए हों मकर राशि में, या शनिदेव बैठे हुए हों तुला राशि में, या कुंडली अलग हो एकदम से, बिल्कुल हो सकती है आपकी कुंडली ऐसी हो। लेकिन हमारा जो विषय है वो यही है, इसी पर लगातार मंथन है। और हां, ये विषय अभी लगातार चलता रहेगा क्योंकि अभी तो राशिफल में लगातार इसी विषय पर आपको चर्चा सुनने को मिलने वाली है। गुरु की चर्चा समाप्त होगी, गुरु के बाद मैं शनिदेव की चर्चा, सूर्य की चर्चा, चंद्रमा, मंगल, सभी ग्रहों की बारी बारी चर्चा लेकर के आऊंगा। अब देखता हूं मैं कि मेरे दर्शकों की इसमें दिलचस्पी कितनी है। दिलचस्पी रही तो ये विषय लगातार आपके सम्मुख आएगा और निसंदेह आने वाले दिनों में आप बहुत आसानी से मेरे साथ साथ पूर्व जन्म को भी समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपनी पूर्व जन्म की कुंडली का निर्माण करिए और उसको भली भांति समझिए। अध्ययन कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मूलतः आप ग्रहों को हटाइए, राशि पर फोकस करिए। 12 राशि के स्वभाव को एक एक करके मैंने इतनी बार रगड़ा है, इतनी बार बताया है कि आप समझने लगे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।